नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने बेसिक टर्म्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स को सीखा था। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता क्या है? एक समय अवधि के दौरान व्यापार में जो भी लाभ हो या हानि हो उसका पता लगाना। तो इस लाभ और हानि का पता लगाने के लिए हमें दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट को कहता है ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है और दूसरे अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? जिसमें माल को खरीदने और बेचने से रिलेटेड चीजों को लिखा जाता है। तो माल को खरीदने और बेचने से जो लाभ या हानि होता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहते हैं। और इस ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड चीजों को भी लिखा जाता है, जो व्यापार में डायरेक्ट लिंक होते हैं, जिन एक्सपेंस या जिन इनकम का लिंक डायरेक्ट व्यापार के साथ होता है। जब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिल जाता है, इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट, शुद्ध हानि या शुद्ध लाभ का पता चलता है व्यापार में। और इसमें हम अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली ट्रेनिंग और प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ये समझ लीजिए एक प्रकार की छन्नी है। जैसे कि ये पहला छन्नी है जिसमें हम कुछ चीजों को डालते हैं, तो हमें जो रिसीव होता है, जो हमें मिलता है यहाँ पे रिफाइन होके, उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और जब इस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम इसे दूसरी छन्नी में डालते हैं, ठीक है, ये हमारा दूसरा छन्नी है। दूसरी छन्नी में जब हम डालते हैं तो इसमें जो हमें कुछ रिफाइन होके जो मिलता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर। तो ये देखते हैं, इसके फॉर्मेट को देखते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसमें सबसे पहले लिखा था फर्म का नाम, उसका जिस साल का हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं वो। इसका एक साइड होता है डेबिट, क्योंकि ये भी एक अकाउंट है एक तरीका। तो इसका एक साइड होता है डेबिट और दूसरे साइड को कहते हैं क्रेडिट। तो इस फॉर्मेट में सबसे पहले आता है पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आता है सेल। और पूरे साल में आपने आपका कोई अगर माल रिटर्न आया तो सेल्स रिटर्न, तो सेल में से हम उस रिटर्न के पार्ट को माइनस करके जो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट इनकम है वो यहाँ पे आता है। कोई क्लोजिंग स्टॉक, आपका साल के आखिरी में कोई स्टॉक बच गया जो बेचने से, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका डेबिट साइड में हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परचेस, और अगर हमने कोई माल रिटर्न किया वापस तो उस माल को यहाँ से रिटर्न माइनस करके परचेस में से यहाँ पे वो अमाउंट लिख देते हैं। उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हुए हैं उस एक्सपेंस को यहाँ पे लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्रेडिट साइड अगर हमारा बड़ा है डेबिट साइड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें रिसीव होगा। और अगर हमारा डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, तो हमें जो रिसीव होगा वो हो जाएगा ग्रॉस लॉस। उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो बनता है वो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें रिसीव हुआ है तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कैरी ब्रॉड डाउन उसको कर लेते हैं। ये हमारे पास नीचे वही ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके साथ फिर हम जोड़ देते हैं अपने इनडायरेक्ट इनकम को। अगर इस हमारे फर्म से रिलेटेड कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे कि हमारे पास कोई इंसेंटिव मिला हो, कोई डिस्काउंट रिसीव किया हो, कोई इंटरेस्ट हो, और भी तरह की कोई इनकम हमारी हो सकती है, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट में उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद इस जो हमें मिलता है उसके बाद इसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को, जितने भी हमारे फर्म से रिलेटेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है उसको लिख देते हैं। तो उसको यहाँ पे माइनस करने के बाद जो हमें रिसीव होता है वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट। तो इस फॉर्मेट में जो जो हमारे पास टर्म यूज हुए उस टर्म को एक एक करके हम बारी बारी देखते हैं डिटेल में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो पहला टर्म लिखा जाता है वो होता है सेल्स, जिसे हम टर्नओवर भी कहते हैं। तो सेल्स क्या होता है, जो व्यापारी जिस माल का वो बिजनेस करता है जब उसे उधार या नगद बेचे तो इन दोनों का टोटली क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक जूते का व्यापारी है जिसने उधार में 5,000 रुपए का माल बेचा और नगद में 6,000 रुपए का माल बेचा, और साथ ही उसने 4,000 रुपए का नगद में फर्नीचर बेचा। तो सेल में हम कितना अमाउंट लिखेंगे, सेल में हम लिखेंगे 5,000 और 6,000, 11,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये 4,000 रुपए जो फर्नीचर उसने बेचा वो उसका बिजनेस नहीं है। फर्नीचर को खरीदना और बेचना उसका बिजनेस नहीं है, इसलिए इसको हम सेल में कंसिडर नहीं करेंगे। इसी प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड में पहला टर्म यूज होता है वो होता है परचेस। तो परचेस क्या होता है, जब व्यापारी जिस माल का वो बिजनेस करता है जब उसे उधार खरीदे या नगद में खरीदे, तो इन दोनों का टोटल क्या कहलाता है, परचेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए
एक मोबाइल का व्यापारी है जिसने 50,000 रुपए का मोबाइल नगद और 40,000 रुपए का मोबाइल उसने उधार में खरीदा और साथ ही उसने 30,000 रुपए की एसी खरीदी। तो उसके परचेज से हम कितना अमाउंट लिखेंगे? ये 50,000 और 40,000 टोटल 90,000 लिखेंगे। इस 30,000 रुपए को हम उसके परचेज में कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि एसी को खरीदना और बेचना उसका काम नहीं है। जब सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न जिसे हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, तो जब व्यापारी के पास जिस माल को उसने बेचा है ग्राहक द्वारा वापस लौटा लिया जाता है किसी भी कारण से, तो इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न से क्या होता है? सेल्स की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए हम सेल से जो रिटर्न की अमाउंट है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। वैसे ही होता है परचेस रिटर्न जिसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। जब भी व्यापारी जो माल वो खरीदता है, जब वो अपने जिससे वो माल खरीदा है उसको किसी कारण से वापस लौटा देता है, तो उसको कहते हैं परचेस रिटर्न। इससे क्या होता है? हमें परचेस की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए परचेस के अमाउंट में से परचेस का जो रिटर्न किया गया अमाउंट है उसको हम डिडक्ट करके दिखाते हैं। स्टॉक या इन्वेंट्री। तो स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है? तो स्टॉक का अर्थ उस माल से जो पुनः विक्रय के लिए क्रय किया जाता है और जो हिसाबी वर्ष के अंत में अनबिके रह जाते हैं। जब व्यापारी के पास वर्ष के प्रारंभ में शेष अनबिके माल को ओपनिंग स्टॉक और वर्ष के अंत में जो शेष माल बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से, और कब तक रहता है? 31 मार्च तक, है ना? तो 31 मार्च को जो स्टॉक हमारे पास बच जाएगा जो हम बिका नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। और यही क्लोजिंग स्टॉक जब हम नया बुक चालू करेंगे अपना 1 अप्रैल से, तो यही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक। टाइप ऑफ इन्वेंट्री। तो टाइप ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है? तो जो भी निर्माता या उत्पादक होते हैं उनके यहाँ पे 4 प्रकार के प्रारंभिक स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक हो सकते हैं। किस किस टाइप के? तो पहला हो सकता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा हो सकता है इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, और फाइनली हो सकता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। एग्जांपल के लिए एक शुगर केन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक कि कोई मिल है जिसका काम है चीनी बनाना, शक्कर बनाना, तो जो वह व्यापारी किसानों से शुगर केन लेता होगा, गन्ना लेता होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल कहलाएगा। और जब उस गन्ने को मशीन में डाल देगा तो वो क्या होगा? प्रोसेस में चला जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको वर्क इन प्रोसेस। तो ये भी क्या हमारा एक तरह का इन्वेंट्री है जो कि वर्क इन प्रोसेस में है। जब वो गन्ने से थोड़ा बहुत कुछ शक्कर बन के आएगा तो उसको हम क्या करेंगे? सेमी फिनिश गुड्स, अगर उसमें अभी भी कुछ काम बाकी है। और फाइनली हमारा जो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो ये इस तरह के जो उत्पादक होते हैं या निर्माता होते हैं उनके पास ही इस तरह के स्टॉक रहते हैं, और नॉर्मली जो ट्रेडिंग करते हैं उनके पास तो क्या होता है? फिनिश फाइनली गुड्स ही होता है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के इन टर्म्स को सीख लिया है, जैसे कि हमने सेल्स देखा, सेल्स रिटर्न देखा, ओपनिंग स्टॉक देखा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, परचेस रिटर्न। तो अब हमारे पास बच गया ये डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनको एक साथ फिर हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। अब हम देखते हैं रिसिप्ट, जिनको हम प्राप्तियां भी कहते हैं। तो ये रिसिप्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है, दूसरी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होती है। इस रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला होता है हमारा डायरेक्ट इनकम, और दूसरा हो सकता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम को हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैपिटल नेचर से रिसिप्ट जो होती है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। तो ये रिसिप्ट क्या होते हैं? तो माल, संपत्ति या सेवाओं के विक्रय से जो रकम प्राप्त होती है या हो चुकी है या होने वाली है उसे हम क्या कहते हैं? रिसिप्ट कहते हैं। ये कैपिटल नेचर की हो सकती है जिसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं, दूसरा रेवेन्यू नेचर की हो सकती है, इसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो धनराशि जो व्यावसायिक वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को प्रदान की गई सेवाओं के बदले में हमें मिलती है। साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि व्यापार के सामान्य संचालन के दौरान जो रकम हमें प्राप्त होती है उसे हम रेवेन्यू रिसीव कहते हैं। जैसे कि माल के विक्रय से प्राप्त धनराशि, किराया, बट्टा, ब्याज, ये सब क्या होगी? हमारी रेवेन्यू रिसीव होगी, जो कि व्यापार करने के से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें से एक को हम डिवाइड कर सकते हैं डायरेक्ट इनकम में। तो ऐसे ऐसे रिसीव जिसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे बिजनेस से, जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन जुड़ा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनकम।
और वो दूसरा हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जो भी हमारे बिजनेस से अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है, जैसे कि इंटरेस्ट मिलना। मान लीजिए हमने किसी के पास डिपॉजिट अपना पैसा किया हुआ है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से जुड़ा तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, इंटरेस्ट कमाना हमारा बिजनेस नहीं है। वैसे ही कमीशन, हमें अगर कहीं से कमीशन मिलता है, कहीं से हमें किसी क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से हमारे बिजनेस से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। कैपिटल रिसीव, तो कैपिटल रिसीव क्या होता है, व्यापार के सामान्य संचालन के अलावा अगर कहीं से हमें कोई अमाउंट मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीव। तो ऐसे रिसीव जनरली क्या होता है, संपत्ति जो स्थायी फिक्स हमारे एसेट होते हैं उनके बेचने से प्राप्त होती है, जैसे कि सेल ऑफ बिल्डिंग या हमने किसी मशीनरी को सेल किया। और ऐसी प्राप्ति को हम कहाँ दिखाते हैं, अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इस कैपिटल रिसीव का एग्जाम्पल हमें जब हमने परचेस और सेल रिलेटेड टर्म देखा था, उसमें भी हमें मिला था। जब हमने सेल्स का देखा था, यहाँ पे टर्म देखा था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि 4,000 रुपए का नगद फर्नीचर बेचा। तो ये जो होता है, जो हमने ये सेल किया, यही हमारा क्या हुआ, कैपिटल नेचर का रिसीप है, इसलिए हम इसे यहाँ पे दिखाएंगे, अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे। वैसे ही जब हमने यहाँ पे परचेज किया था एसी 30,000 रुपए का, तो इसको हमने परचेज में नहीं दिखाया था, क्यों, क्योंकि ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है और इसे हम कहाँ दिखाते हैं, अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एक्सपेंडिचर या खर्चे, तो किसी भी बिजनेस में एक्सपेंडिचर तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, या कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है, या डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का एक्सपेंस हो सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरीके से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनको हम कहाँ लिखते हैं, इनको हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। तो रेवेन्यू नेचर के जो भी एक्सपेंडिचर है वो कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, हम बैलेंस शीट में। और डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों में। तो चलिए इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो एक्सपेंडिचर या खर्चे क्या होते हैं, तो किसी भी संपत्ति या सेवाओं के बदले में दिया गया कैश या संपत्ति का हस्तांतरण या किसी दायित्व का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, बिजनेस का खर्चा कहलाता है। ये खर्चे तीन प्रकार के हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो जनरली जब बिजनेस में स्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। इन इन खर्चों का जो हमें लाभ होता है वो लंबे समय के लिए रहता है, जैसे कि किसी मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर आदि को क्रय करना, या किसी भवन या किसी बिल्डिंग पर हम खर्चे करते हैं, उसके निर्माण पर जो खर्चे करते हैं, तो ये क्या होता है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। और इन कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हम कहाँ दिखाते हैं, अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, तो ये जनरली जो बिजनेस को संचालन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, जो रेगुलर टाइप के जो खर्चे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहते हैं। तीन खर्चों का पूर्ण लाभ हमें क्या होता है, इसी फाइनेंशियल ईयर, जिस अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम खर्चे करते हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर में हमें इसको लाभ मिल जाता है, जैसे कि वेतन है, मजदूरी है, किराया है, इंश्योरेंस है। तो इस तरह के जो जनरल खर्चे होते हैं बिजनेस के दौरान, उसे हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ऐसे एक्सपेंस जो माल को फैक्ट्री से गोडाउन तक लाने या उसे विक्रय योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, जो हम क्या होते हैं, फैक्ट्री से कहाँ तक लाते हैं, अपने ऑफिस, अपने गोडाउन तक लाते हैं, तो ये डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। दूसरे को हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस, तो ये क्या होते हैं, जब माल गोडाउन तक या हमारे ऑफिस तक पहुंच जाता है, उसके बाद हम उसे सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस करते हैं, तो इसमें ज्यादातर क्या आते हैं, कार्यालय संबंधित एक्सपेंस आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे सैलरी देना, रेंट देना, एडवर्टाइजमेंट पे करना। तो ये होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो व्यवसाय में किए गए ऐसे समस्त जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, जिसकी उपयोगिता व्यवसाय में अनेक वर्षों तक, मतलब काफी लंबे समय तक प्राप्त होते रहती है, तो इन व्ययों को डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जिसमें से इसकी प्रथम वर्ष में कुछ राशि लाभ हानि खाते में, और शेष राशि जो बची हुई राशि उसको हम बैलेंस शीट में संपत्ति पक्ष की ओर दिखाते हैं। और इन व्ययों को लाभ हानि और बैलेंस शीट में दिखाने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक ये पूर्ण रूप से अपलिखित ना हो जाए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं।
मान लीजिए किसी बिजनेस एक बिजनेस स्टार्ट नया नया, और इसने अपने शोरूम का जो उद्घाटन है उसने क्या कराया, शाहरुख खान से कराया, जिससे कि उसका एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो जो इसने एडवर्टाइजमेंट किया, जैसे कि उसने मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लिया एडवर्टाइजमेंट का, तो जो एडवर्टाइजमेंट किया इन्होंने, तो क्या इसका लाभ क्या एक ही वर्ष में खत्म हो जाएगा क्या? तो इसका हम क्या करेंगे, ये लाभ जो एडवर्टाइजमेंट किया उस लंबे समय तक उसको मिलता रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ में से मान लीजिए हर साल ये क्या करेगा, 10 करोड़ रुपए इस साल खर्चा दिखाएगा, और बाकी के 90 करोड़ रुपए को ये बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। फिर जब अगला अकाउंटिंग ईयर आएगा, फिर हम 10 करोड़ का खर्चा दिखाएंगे, और बाकी 80 करोड़ रुपए को हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये क्या होते हैं, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि इसके जो एडवर्टाइजमेंट किया इसका लाभ हमें क्या होगा, लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो इस तरह का ये नेचर क्या होता है, ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो हमने अभी तक देखा डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब हम टैली में काम करेंगे तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, टैली के अंदर, इनको टैली के अंदर ग्रुप कहा जाता है। जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं इनसे रिलेटेड, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो अकाउंट होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट होंगे, उनको टैली में क्या कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं उनको देखा। तो इसमें हमने देखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसे कहते हैं, इसका हमने फॉर्मेट देखा, सेल क्या होता है ये देखा हमने, परचेज क्या होता है ये देखा, सेल्स रिटर्न के बारे में देखा, परचेज रिटर्न किसे कहते हैं ये देखा, स्टॉक और इन्वेंट्री देखा, रिसिप्ट किसे कहते हैं ये देखा, और एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को देखेंगे। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।